जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 20। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे 40 और आपके परीक्षा में जीके जीएस के 40 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का क्लास और बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 40 सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा जो सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला सवाल है आपका पॉलिटी से चालू होता है। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये खाली स्थान से लागू हुआ। अब देखिए भारतीय संविधान का जो 51 ये है, ये जो आपका 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। कब से? 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ना, भारतीय संविधान का भाग 4 का जो का है, इसी के तहत जो है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा जाए कि भारत का जो हमारा मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद कितना में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 51 ये के तहत हमारा जो मूल कर्तव्य है उसको लिखा गया है। समझ गए? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये 3 जनवरी 1977 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला सवाल है दूसरा नंबर। देखिए 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? अब देखिए 1974 में एक बैंक की शुरुआत हुई। वो कौन सा शहर था जहां पर सेवा सहकारी बैंक के नाम से शुरू किया गया? 2 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 1974 में अहमदाबाद में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई और पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान, ध्यान दीजिएगा, जो भी माइक्रो फाइनेंस का आप लोग नाम सुनते होंगे ना, वो पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था और इस शहर का नाम था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 3। देखिए चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित है। और आपको बता दें कि इस परीक्षा में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लगभग सभी टॉपिक से सवाल पूछेंगे, करंट अफेयर्स के सवाल पूछेंगे। तो जितना आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं करते रहिएगा। 3 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? अब भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो चुनाव जो होता है ना, चुनाव का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में सारा कुछ लिखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत का संविधान के तहत अनुच्छेद 324 जो है, आर्टिकल 324 जो है, ये जो है चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। और भारतीय संविधान के भाग जो 15 है, कौन सा? 15वां भाग जो है भारतीय संविधान का, इसमें चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। तो आपको अनुच्छेद 324 और भाग 15 ये दोनों ध्यान रखना है। अगला सवाल 4 नंबर। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? अब देखिए रेशम बनाने का जो तकनीक था ना, ये इसका जो आविष्कार हुआ था, ये चीन ने जो है 7000 वर्ष पहले क्या किया था, इसका तकनीक जो है खोज लिया था। और इन्होंने क्या किया, इस तकनीक को उन्होंने जो है हजारों साल तक जो है बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। तो यहाँ पर 7000 वर्ष पहले चीन ने आविष्कार इसका कर लिया था, रेशम बनाने की तकनीक का। समझे? तो आप लोग को क्या आंसर करना है? 7000 वर्ष पहले। अगला सवाल देखिए 5 नंबर है कि लाल और पीली मिट्टी खाली स्थान और खाली स्थान के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। यानी कि जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी है ये कौन सी जगह पर पाई जाती है? तो देखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। लाल और पीली मिट्टी जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में एकदम आसानी से पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो लाल होने का जो कारण है, लाल रंग का जो मिट्टी होने का कारण है, वो आपका है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति। समझे? इसी के कारण मिट्टी लाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जल योजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी या फिर लाल और पीली मृदा के नाम से जाना जाता है, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आसानी से ये देखने के लिए मिल जाता है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर। 6 नंबर है कि भारत खाली स्थान से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट का सदस्य है। अब ये देखिए ये जो GATT है ना, इसी का ये पूरा नाम है, जनरल एग्रीमेंट। ऑन का यहाँ साइलेंट है,
टैरिफ एंड ट्रेड, गेट का इसका पूरा मतलब है। और ये जो है कब से ये सदस्य बना है, तो 6 नंबर का देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। भारत जो है 1948 से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि जिसको गेट हम लोग कहते हैं का सदस्य बना, और गेट का स्थापना 30 अक्टूबर 1947 में किया गया था। समझे, 30 अक्टूबर 1947 में गेट का स्थापना किया गया, और जो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ और जिसका भारत संस्थापक सदस्य था। संस्थापक मतलब यहीं से इसको बनाया गया था, जो कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हो गया और 30 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला सवाल 7 नंबर, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम रखा गया था नोमैडिक एलिफेंट, इसका जो है 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। देश का नाम कौन कौन सा है, भारत और मंगोलिया। एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम रखा गया है नोमैडिक एलिफेंट, इसका 16वां संस्करण होता है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 7 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे उमरोई मेघालय में। 7 नंबर का ऑप्शन सी उमरोई मेघालय जो है, यहीं पर नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया, जो मेघालय के उमरोई जगह पर पड़ता है, जो 3 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 2024 तक ये सारा कुछ चला था। भारत का नाम भारत और कौन सा देश के बीच में हुआ था, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर देखिए, क्रिकेट प्रेमी के लिए तो सभी बहुत आसान सवाल है, जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनको याद करने की आवश्यकता पड़ेगा। सवाल पूछ रहा है कि भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता था। तो देखिए, भारत जो है आईसीसी विश्व कप खिताब जो है 13 वर्षों के बाद में जीता था। भारत ने 13 वर्ष के बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता। इससे पूर्व में जो है भारत ने कब जीता था, तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में आईसीसी विश्व कप वर्ल्ड कप जो है जीता था। समझे, तो इसका गैप क्या हो गया 13, ठीक है, 11 और 13 24 में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का साथ जीता था ना, आप लोग जानते होंगे सभी लोग। अगला सवाल देखिए, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। सिरिल रामाफोसा ये भारत भी आ चुके हैं अतिथि के तौर पर, और ये जो सिरिल रामाफोसा हैं वो कौन सी देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति इनको चुना गया। समझे, दूसरी बार। चलिए, उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आप ये वीडियो डेली देखना चाहते हैं ना, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शाम में 7 बजे, कितना बजे, शाम में 7 बजे डेली हमारा वीडियो आ ही जाता है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेली शाम में आपको 7 बजे प्रैक्टिस सेट मिल रहा है झारखंड मुक्ति सिपाही का। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10 नंबर का सवाल देखिए, सवाल है बनेरघट्टा जैविक उद्यान, एक जैविक उद्यान है जिसका नाम है बनेरघट्टा जैविक उद्यान, जो हाल ही में क्या है खबरों में आया था, और ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो 10 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में, और जगह का नाम है जहाँ पर ये स्थित है बेंगलुरु। बेंगलुरु में बनेरघट्टा जैविक उद्यान स्थित है, जो अभी हाल फिलहाल यानी कि 2024 में ये खबरों में आया था। 11 नंबर सवाल है, हाल ही में हाला टॉमस डोटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। क्या नाम है इनका, हाला टॉमस डोटिर, ये जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन सा देश के। सही उत्तर होगा ऑप्शन ये आइसलैंड के। हाला टॉमिस डोटिर जो है आइसलैंड का राष्ट्रपति, इनको चुना गया है, और ये जो है आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत में कितने महिला राष्ट्रपति अभी तक बन चुकी हैं, एक ही बार। क्या नाम था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रधानमंत्री भी महिला, एक ही बार। क्या नाम था, इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक्स से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है। 12 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन सी। एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, इसी को चिपचिपी या फिर चिपचिपी मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इस घटना में होता क्या है कि उपभोक्ता जो है कीमतों और मजदूरी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जब चिपचिपी मुद्रास्फीति लंबे समय तक जारी रहती है तो इसे लगातार मुद्रास्फीति के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स है, अगर जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको आपको समझ में आने वाला है ना, बस आदर कर लीजिए। 13 नंबर है कि भारत को किस बीमारी को रोकने के प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रूबेला और खसरा को। भारत को रूबेला और खसरा बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 14 नंबर,
देखिए 14 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पूछ रहा है कि भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा मुंबई में शुरू किया गया है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा 741 फीट का राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा। तो देखिए 15 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई है 741 फीट, राम मंदिर का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। समझ गए। लेकिन हमारे भारत में जो राम मंदिर है, यहीं के नेता लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं। क्यों? वोट बैंक के लिए। समझ गए। कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, विपक्षी लोग क्या करते हैं? विरोधी करते हैं। लेकिन राम मंदिर बनने से भारत में क्या हुआ? रोजगार सृजन बढ़ गया। बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, भारत में डॉलर लेकर के आते हैं, भारत में सोना लेकर के आते हैं, तो इससे फायदा हुआ है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। 16 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, NH56। NH56 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे है, और इसमें जो है भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। समझ गए। चलिए इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो एक पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं संजीव जोशी। क्या है? संजीव जोशी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 18 नंबर सवाल देखिए, लातविया का राजधानी का नाम क्या है। जो लातविया एक शहर है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है रीगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मुद्रा से आपका है म्यांमार की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है? कौन सा देश का? म्यांमार का। और इसकी मुद्रा क्या है? 19 नंबर का हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है। म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? वो क्यात हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि कण्व वंश की स्थापना किसने किया था। जो एक कण्व वंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना किया गया था सिमुक के द्वारा। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा कण्व वंश की स्थापना किया गया था। और इसके अंतिम शासक के बारे में अगर यदि आपको पूछते तो इसका अंतिम शासक था सुशर्मा शर्मा। ठीक है, सुशर्मा था, और इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 21 नंबर में है कि लोनार झील एक है, और ये जो लोनार झील है ये कौन से राज्य में स्थित है। 21 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में आपका लोनार झील स्थित है। अगला सवाल देखिए, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे अधिक जो खेती होता है वो कपास का होता है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, जिसमें आपका कौन कौन शामिल हो जाता है? महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आपका शामिल हो जाता है, और तमिलनाडु का भी कुछ भाग इसमें शामिल हो जाता है, जहाँ पर काली मिट्टी जो है पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे प्रयुक्त है कपास की खेती के लिए। अगला सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 23 देखिए सवाल में पूछ रहा है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की जो है, किस पढ़ रहे हैं ना, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किस चीज से। तो देखिए 23 का हम लोग आंसर करेंगे राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पर जनसंख्या से भाग देने पर जो है उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इकोनॉमिक्स का सवाल है आपका 24 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पूरे विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? जल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमें याद रहे, हमें जो है जल का खपत कम करना है। पृथ्वी से अगर यदि पूरी जल निकल जाती है बाहर, तो हम लोगों को एक दिन पानी पीने के लिए मिलेगा नहीं। भले ही हमारी पृथ्वी पर क्या है, 3 हिस्सा में जो है 2 हिस्सा में क्या है, जल है, ठीक है, लेकिन जल क्या है, खारा है। समंदर तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप उसको पी सकते हैं क्या? नहीं। पीने लायक जो जल है वो जमीन के अंदर से जो निकलता है उसी को हम लोग पी सकते हैं। समझ गए ना। तो विश्व जल दिवस जल को बचाने के लिए मनाया जाता है।
प्रत्येक साल को आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कितना मार्च को? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी किसान जो है ये उसका खेत है, ठीक है, और ये उसका बाजार है, और ये मान के चलिए उसका घर है। नकदी फसल का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अभी इस खेत में जो है किसान ने क्या लगाया? कुछ फसल लगाया, जैसे कपास लगाया, गन्ना लगाया, जूट लगाया, चावल लगाया। अब किसान जो है ना, ये मार्केट हम लिख देते हैं, ये एम मतलब मार्केट, ये जी मतलब घर, और ये के मतलब खेत। तो कोई भी किसान जो है अपना खेत से कोई सामान को उठा करके सीधा मार्केट में अगर ले जाए तो वो आपका हो गया नकदी फसल, ठीक है। लेकिन कोई किसान अपना खेत से उठा करके पहले घर लेकर के जाएगा, घर में रखेगा, उसका रंग रूप आकार चेंज करेगा, उसके बाद यहाँ पर ले जाएगा, तो वो नकदी फसल के रूप में नहीं गिना जाएगा। नकदी फसल मतलब जो तुरंत अधिक समय ज़्यादा खपत ना करते हुए तुरंत जो है खेत से ले जाकर के मार्केट में बेच दे, उसी को नकदी फसल कहते हैं। अब यहाँ सवाल क्या है 25 नंबर में कि नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो 25 नंबर का डी हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। लेकिन नकदी फसल में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे गन्ना, किसान ने खेत से गन्ना काटा, मार्केट में लेके चला गया। कपास में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, कपास भी काटा, रुई बनाया, बेच दिया। जूट हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन आदि सभी क्या है? चावल और गेहूं खाद्य फसल है, और ये क्या है? नकदी फसल में शामिल नहीं होते हैं। कौन सा? चावल। अगला सवाल देखिए 26 नंबर। सवाल में क्या पूछ रहा है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे कानपुर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ पड़ता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जोगी बाबा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? 27 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे भाग 20 में। भारतीय संविधान के यहाँ ये देखिए 8, भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? तो 8 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे बिटुमिनस। ये जो बिटुमिनस जो है ऑप्शन ये आपका कोयले का सामान्य प्रकार है। अगला सवाल है 29 नंबर, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नवभारत का पैगंबर जो है किसे कहा जाता है? नवभारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? 30 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जो है नवभारत का पैगंबर कहा जाता है। इसके साथ साथ में इनका जो है ना बहुत सारा और भी चीज़ें कहा जाता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और नवभारत का पैगंबर जो सवाल में पूछा गया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इतने सारे चीज़ें जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित है। अगला सवाल है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र मतलब लोकसभा राज्यसभा की कभी अध्यक्षता करने की जरूरत पड़े तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? 31 नंबर का सही उत्तर करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद है, जिसका अनुच्छेद है कौन सा? 118, उसका जो है भाग 4 के अनुसार से जो है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष जो है कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग करेंगे 32 नंबर। प्रश्न में है कि मीठे पानी का झील कहाँ पर स्थित है? 32 नंबर, मीठे पानी का झील आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये कौन सा झील है? तो ये आपका है वुलर झील। इसका नाम क्या है? वुलर झील इसका नाम है, जो जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। 33 नंबर देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किया था। 34 नंबर में है विधान परिषद का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? विधान परिषद का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसका? विधान परिषद। कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष की आयु पूरा करता है तो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। 35 नंबर सवाल है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? 35 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये राम सुगभ सिंह। ये लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा
कि जो लोकसभा है इसमें पहले विपक्ष के नेता नहीं होते थे, लेकिन सर्वप्रथम जो है 1969 ईस्वी में विपक्षी नेता को मान्यता प्रदान किया गया था और विपक्षी नेता प्रथम बार बने थे राम सुगब सिंह। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर है कि कावेरी नदी का अपवाह किस राज्य में नहीं है। कावेरी नदी जो है इसका अपवाह जो है कौन सा राज्य में नहीं है। तो देखिए 36 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी का जो अपवाह है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कावेरी नदी का अपवाह कहाँ कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। केरल में कावेरी नदी कितना प्रतिशत बहता है, 3%। दूसरा आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में कावेरी नदी का विस्तार 41%। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका 56%। कौन सा नदी का, कावेरी नदी का। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है। अपवाह क्षेत्र मतलब जहाँ से बहती है, समझे। 37 नंबर सवाल देखिए, इंग्लैंड की अधीनता से अमेरिका कब मुक्त हुआ। इंग्लैंड की अधीनता, देखिए इंग्लैंड एक ऐसा जगह है ना जो किसी भी देश के ऊपर ये कब्जा कर लिया था, कोई भी देश हो सभी के ऊपर कब्जा कर लिया, सभी के ऊपर जाकर के हक जमाने का प्रयास किया। लेकिन अमेरिका इसमें से एक ऐसा देश था जो बहुत पहले आज़ाद हो गया। जैसे भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, अमेरिका को भी सोचिए ये लोग क्या किया था, कब्जा करके रखा हुआ था। और इंग्लैंड की अधीनता से अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अलग हो गया। कब, 4 जुलाई 1776 को ये क्या है, अपने आप को स्वतंत्रता जो है घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। 38 नंबर का सही उत्तर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है का प्रकाशन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, समझ गए। और यह सर्वेक्षण जो है वर्ष में कम से कम 2 बार प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल है 39 और 40 नंबर। 39 नंबर में है माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। माउंट इरेबस, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट इरेबस नामक ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। और यह जो है इस महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। अगला सवाल है चुकंदर का कत्थई रंग किसके कारण होता है। चुकंदर आप लोग खाते होंगे, उसका रंग कैसा होता है, कत्था कलर का। और कत्था कलर इसका होने का कारण क्या है, तो इसका कत्था कलर होने का कारण है विटामिन। क्या है, विटामिन। विटामिन के वजह से जो है चुकंदर कैसे होता है, कत्था कलर का होता है, समझे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कितना सवाल पढ़ लिए फ्रेंड्स, 40 सवाल। जो लास्ट तक वीडियो में बने रहे उसको हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप भाई साहब कुछ करने वाले हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आने वाला समय में आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत न पड़े। एक सरकारी नौकरी आपका 2 पीढ़ी तक खुशी जीवन आप लोग बिता सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी नौकरी जरूरी है भाई। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।